बुक ऐसी की कर ऐसी है, लें। तो ये तीनों बातें ऐसे करें, इससे भी साबित होगी ऐसे ना करें कि आप ना, ऐसे करें, सॉरी मैं बात, बड़ी प्यारी आपने बात की, आप ऐसे करें लिख लाएं हम्म, अगले हफ्ते। जी मुफ्ती साहब आपकी स्ट्रीम होगी जी इंशाल्लाह, तो जी आप ऐसे करें एक बुक लिख लाएं, जी, उस पर क्लेम करें और उस कंटेंट को हमारे सामने स्क्रीन शेयर करके पेश चलो करें, उस पर तबसरा हो जाएगा और आपको हम चलो, चेक कर लेंगे, ठीक है? बिल्कुल। ये बेहतरीन हो गया, हमने इनकार नहीं करेंगे, ले ये आए। तो ये आपने आपने जो यही क्राइटेरिया कुरान ने भी दिया है कि अगर तुम ये दावा कर रहे हो कि ये किताब किसी इंसान की लिखी हुई है तो तुम भी ऐसे लिख लाओ। तो हमारा तो दावा आपके लिए वही है भाई। आप ऐसा करें, बिल्कुल आमिर भाई ने बिल्कुल बात सही कही है। आप अगले इतवार तक कुछ एक आध चैप्टर लिख लेंगे आने वाले संडे तक। चैप्टर क्या 2 लाइनें लिख देता हूँ मैं कि भाई मैं नबी हूँ और ये गॉड है, अच्छा बस इतना अच्छा, सही दो हो। लाइनों को, ये दो लाइन नहीं, 2 लाइनों को किताब कहा जाता है यार, ऐसे तो ना करें फटाफट ही, आप तो नहीं किताब फटाफट ही अब दावा ही तो करना लाइट, है ना, दावा को आपने छोड़ लाइट, नहीं सकते नहीं हैं भाई। वो दावा नहीं, किताब की बात हुई है ना। अब आपने देखें किताब स्टीव कहा भाई, ना। ऑनेस्ट है ना, अगर आप ऑनेस्ट हैं तो जो क्लेम किया ना उस क्लेम के साथ स्टिक रहें। टेल मी ऑनेस्टली, 2 लाइनों को बुक कहता है कोई बंदा? आप ऐसे करें, बुक लिख लें, बुक कोई बात नहीं। देखो, बुक एक पेज की भी हो सकती है, 2 लाइन की भी हो वो नहीं सकती है, चले, उसका एक तो पेज लिख क्राइटेरिया लाएं, नहीं है नहीं ना। नहीं नहीं एक नहीं पेज नहीं, लिख लाएं। एक पेज की बुक दिखाएं भाई। बहुत सारी बुक हो जाएंगी, आप कुछ भी ले लें, मतलब वो नहीं, ऐसे बुक नहीं, का ऐसे बुक का नहीं कोई यार स्टीव भाई, डेफिनेशन आ नहीं मैं दीजिए है ना, कि मैं एक मुझे ऐसी आ को 10 दीजिए। पेज की मुझे बुक, लगा, ऐसी को 10 हजरत पेज की मुझे बुक, लगा ये था, तो मैं सही बताऊं स्टीव भाई से मैं बड़ा डिसअपॉइंट हूं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं डिसअपॉइंट इसलिए हूं कि उन्होंने कहा स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट रखने लगा हूं, और ये हैं भी बोल्ड से, यानी सनातन धर्म में बाय बर्थ वहां पर हुए मगर फिर भी छोड़ा, तो यानी एक बंदा स्ट्रांग है अपने डिसीजन में, तो मुझे अच्छा लगा था, मैं आपसे अच्छा एक्सपेक्ट कर रहा था, टू बी ऑनेस्ट। तो देखें, ऐसा एक काम करें, हम तो आपसे ये भी नहीं कह रहे कि आप पूरी किताब के सारे चैप्टर्स लिख कर लाएं। लिखना तो है, आपको लिखना तो पड़ेगा चूंकि आपने चैलेंज कबूल किया है, लेकिन कम से कम एक चैप्टर जो है संडे तक। और अगर चलो इस मैं एक आपको और दूसरा अगर एग्जांपल इस दे संडे देता तक नहीं लिख सकते तो चलिए मैं आपको 2 हफ्ते दे देता हूं। नहीं, चलो आपको ठीक हो, मैं दूसरा देखो, एग्जांपल दे देता हूँ। ये नहीं नहीं कादियानी दूसरा नहीं, जो एक थे मिनट ना, एक मिनट, मिर्जा एक मिर्जा एक आपको कहा गालिब, था, सुने दूसरा सुने नहीं, जरा सुने, भाई भाई जरा सुने, दूसरा नहीं, नंबर हाँ एक आपने दूसरा नहीं करना, नंबर दो ये है कि आपका स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट आ गया, आपको मुफ्ती साहब ने कहा था, तो आप ऐसे करें, 1 हफ्ते का टाइम है, 2 हफ्ते का टाइम भी ठीक दे है, दिया मैक्सिमम, आप आप लें। दूसरा एग्जांपल दे देता हूँ ना मैं, नहीं आप दूसरा नहीं नहीं। दूसरा थोड़ा एग्जाम्पल ऐसा मैं नहीं देखें लेना। ना, टाइम लगेगा। आपका आपका देखें, अभी आबिद भाई ने क्या कहा, स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट मैंने आपसे कहा था, आपने स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट दिया है, और आप ये कह लेंगे कोई भी आदमी किताब लिख ले, तो हम आपसे कह रहे हैं आप किताब लिखें, और दावा उसमें आपका ये होना चाहिए कि ये किताब मुझे खुदा ने दी है, मेरा एक खुदा है, उसका ये नाम है, वो ये करता है, और मुझे उसने ये किताब दी है, और इस किताब में मेरा पैगाम पूरी दुनिया के लिए ये है, और उसमें आप चोरी कहीं से नहीं करेंगे चूंकि खुदा चोर नहीं होता। जी हाँ, क्योंकि आपने कहा ना आप नबी क्लेम कर देंगे और साबित भी कर देंगे, तो बुक ले आए, तो 2 हफ्ते आपको क्या, मेरे ख्याल से आपसे काफी बात हो गई है, इस तरह तो आप चल इस तरह तो सारा टाइम आपके लिए चला जाएगा, तो आप 2 वीक्स ले लें, ठीक है मेरा भाई? हाँ, लेकिन मेरे और भी सवाल थे, पता नहीं आप आज ले पाओगे नहीं नहीं ले वो आप पाओगे। ये कर लेना पहले। हाँ, अगले चैप्टर के बाद पहले आप चैप्टर ओके, ले आए, उसके बाद फिर अगले सवाल इंशाल्लाह। देखें हजरत, हजरत देखें, स्टीव भाई देखें, आपके अगले सवाल क्या, आप 2 वीक बाद एक बुक ले आते हैं, चैप्टर आपको कह दिया है, और आपके अगले सवाल क्या, आप आपको जनाब प्रॉफिट आप क्लेम कर रहे हैं, सारे सवाल ही रफा हो जाएंगे, हम तो आपसे बल्कि आपकी पूरी बात माननी स्ट्रीम आप पड़ जाएगी। देखिए पूरी हाँ स्ट्रीम देखिए आप पर ही आपने करेंगे। आप एक किताब लिख लें और उस किताब को लिखकर ले आए, और उसमें दावा करें आप प्रॉफिट हुड का, तो हम पूरी स्ट्रीम आप ही के साथ करेंगे। और बोले नहीं, लेकिन आप उस बिल्कुल, चीज को पकड़ के बैठ गए, मैं ऐसे और एग्जांपल भी नहीं दे नहीं नहीं, क्यों पकड़ ना के पकड़ बैठ के देखिए, बैठे भाई, क्यों ना पकड़ पकड़ के के बैठना बैठे, आपका दावा है, वो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट है, क्यों ना पकड़ के बैठे? देखो उसको ऐसे आर्ग्यूमेंट की तरह लिए कि ये नहीं कंपेयर नहीं कर रहे हैं, तो आर्ग्यूमेंट ही उसमें लिया ना उसमें सर आप हमने, देखिए मेरी बात हाँ स्टीव भाई, आप के लिए एक चीज लाइट होगी, हम सीरियस बात कर रहे हैं, हम मजाक नहीं कर रहे, हम्म, हमारे लिए एक मामला सीरियस है, हम यहाँ पर सत्य और झूठ के बैन, फर्क और अंतर करने के लिए बैठे हैं ना, समझने के लिए बैठे हैं, तो आप सीरियस लेंगे तो आपको लगेगा कि बात पकड़ी है क्यों नहीं पकड़ी, ऐसे नहीं करें, ये टाइम पास नहीं है ना मेरा भाई कि बात पकड़ ली है तो आगे चलें, चलो जी कोई बात नहीं, वॉक द टॉक, नो सर, सीरियस, वी आर सीरियस अबाउट आवर रिलीजन। थैंक यू हाँ मेरा वो भाई, ठीक है, मैं बहुत शुक्रिया। उसको थोड़ी मना किया है, लेकिन मैं जी जी बहुत शुक्रिया। ये भी कह रहा हूँ कि मैं अगर आप इनसे आपको इजाजत ले ये लेते हैं, एग्जांपल दूसरे 2 हफ्ते एग्जांपल भी का दे वेट देता करते हूँ, हैं इनके इसी लिए, इसी चीज इसी पॉइंट पे दूसरे एग्जांपल भी देता अगले 2 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते चले, बाद मैं इंतजार कर जी रहा हाँ, हूँ बुक का। बहुत ठीक है, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत चले। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हजरत ये मैं इसलिए इनसे बुक का कह रहा हूँ, मैं जी माजरत चाहता हूँ यहाँ पर, और आपने भी जो पॉइंट, इन्होंने स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट का इनको हमने कहा कि आप रखते, उसकी वजह यह है कि करीबन तीसरा साल होने को है, आप भी उस क्लिप के अंदर मौजूद थे, मेरे चैनल पर पड़ी है 1 घंटे की गुफ्तगू, कैसर भाई भी थे, एक जी बंदा हमारे साथ ये जिद कर रहा था कि कुरान सच्चा कैसे है, मैंने कहा इसमें कुरान ने जो अपना इंटरनल क्रिटिसिज्म का एनालिसिस दिया है या क्राइटेरिया दिया है वो कहा है कि तजाद नहीं है, कहता इस तरह तो मैं किताब लिख लाऊंगा उसमें तजाद नहीं होगा, मैंने कहा ले आओ,
जब उसको पता चला कि मैंने कहा अब किताब लाओ, मैंने सिंह फंसा लिया जैसे अभी, मैंने कहा किताब लाओगे तो अब बात आगे होगी, उससे आगे बात नहीं होगी। तो मुझे कहता है मैं 2 पेजेस ले आता हूँ। मैंने कहा 2 पेजेस को बुक कहता है? तुम तो फटाफट किताब से 2 पेजेस पे आ गए, बस इतना था। तो उसके बाद कहता है जी ठीक है मैं ले आता हूँ। आज तीसरा साल होने को है, वो 2 सफ़े नहीं लेके आया जी हाँ। मेरा भाई। हाँ लाएं। तो ठीक फ़इन है लम भाई, तफ़अलू फ़इन लम तफ़अलू वलन वलन तफ़अलू तफअलू। फत्तकुन नार लती वकूदुहा अन्नास वल हिजारा फत्तकू। जी हाँ, सदाकल्लाहुल अज़ीम। अच्छा जी, स्टीव किलबर्न साहब, तो इंशाल्लाह हम आपका इंतजार करेंगे। उम्मीद है कि आप बहुत जबरदस्त सा कुछ कलाम लिख कर लाएंगे खुदा की तरफ से, और उसी पर एक मरतबा आप ले आए, हमें बता दें, प्राइवेटली बता दें, ताकि हम पहले से स्केजुअल कर दें स्ट्रीम, और सिर्फ आपसे फिर गुफ्तगू होगी और आपकी किताब के बारे में गुफ्तगू होगी। अच्छा जी, अगले कॉलर हमारे साथ हैं मिस मोहम्मद उजैर। हजरत आपका पुराना एक दोस्त, वो भी तो कुछ सूरतें लिख के लाया था, वो तो अरबी में ले आया था। वो तो अरबी में तो ले भाई आया था जी। हमने तो उनको भी सर बड़ा प्रोटोकॉल दे के क्रिटिकली एनालाइज किया था, और वो क्लिप पड़ा हुआ है हजरत के चैनल पर, वो देख लें। गूगल ट्रांसलेट। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा तो एक तो पहले सवाल है और दूसरी आपकी ज़ाती राय थी। खैर मैं पहले सवाल कर लेता हूँ। जैसे कि हमारा अक्सर ये जहन जाता है कि हमारे आसपास कुछ गैर मुसलमान दोस्त भी हैं, और जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर हमारे साथ उठने वाले स्टूडेंट्स वगैरह हैं। तो मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि क्या इन तक जो मैसेज पहुँचाने का काम है वो सिर्फ जैसे कि प्रोफेशनल्स जैसे कि आप हैं और जाकिर नाइक हो गया या बहुत से लोग हैं, तो क्या ग्राउंड लेवल पे जैसे हम लोगों के ऊपर भी ये फर्ज बनता है या नहीं? क्योंकि मेरा कोई एक शख्स से दोस्ती है, उन्होंने कहा था कि ये पहले के दौर में जब ये सोशल मीडिया जैसी चीजें नहीं थी तो वो लोगों तक ये ग्राउंड लेवल पे काम किया जाता था, लेकिन अब सोशल मीडिया हो गई है तो लोगों तक इस्लाम पहुंच सकता है। इस वजह से हम पर से ये जिम्मेदारी पहले की तरह नहीं है। तो मैं इस पे आपकी राय चाहूंगा। देखें जनाब, ऐसा है कि सोशल मीडिया पर जो मेहनत होती है उसके अपने अलग फवायद और उसके नताइज हैं, और सारी दुनिया सोशल मीडिया पर नहीं है, सारी दुनिया सोशल मीडिया पर इतनी एक्टिव नहीं है। दूसरी ये कि फेस टू फेस जब गुफ्तगू होती है ना, तो उसके असरात अलग होते हैं और उसके नताइज भी अलग होते हैं। गैर मुस्लिमों को दावत देना और कलिमे की दावत को आम करना ये फर्ज की अलल किफाया है। मैं फर्ज आइन नहीं कह रहा हूं, ये फर्ज किफाया है। और खुद कुरान करीम में इस बात की तलकीन है कि तुम में एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो भलाई की तरफ यानी इस्लाम की तरफ दावत दे। तो एक जमात अगर है हर इलाके में तो ये काफी है। अब यहां मसला ये हुआ कि लोगों ने यानी मुसलमानों ने इसको ये समझ लिया कि अब हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई दूसरा कर लेगा, और नतीजा ये निकला कि किसी ने भी नहीं किया और सदियों नहीं किया ये काम। यही वजह है कि जिस मुल्क में एक बड़ी तादाद में मुसलमान सदियों से रहते आए हों, वो मुल्क जुल्म और कुफ्र और शिर्क का हब बन गया हो या पहले से रहा हो, ये एक बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। जाहिर है कि इस बात की तो कोई भी वकालत नहीं कर सकता कि आप जबरदस्ती या तलवार के बलबूते पर सामने वाले को कलमा पढ़ाएं, लेकिन ये बात तो जरूरी है कि आप कलमे की दावत दें। इस पर मेरी एक शॉर्ट वीडियो भी है कि आपका जो भी किरदार है मुआशरे में, चाहे आप किसी जगह मुलाजमत करते हैं, आप मसलन सफर कर रहे हैं, या आप सोशल मीडिया पर हैं, या आप ताजिर हैं, ट्रेडर हैं, वट, और आपका इंटरेक्शन गैर मुस्लिम से होता है, तो सबसे पहले अपने अखलाक से और फिर अपनी बातों से आप दीन की दावत पहुंचाएं, ये जरूरी है। तो इसको इसको इस पर ना छोड़ें कि जी सोशल मीडिया पर बैठे कुछ लोग कर रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। ये तरीका, ये रवैया गलत है। ऑन ग्राउंड हर एक को एक्टिव रहना है। जी ठीक है भाई उजैर साहब जी। तो सर एक मैं जाती राय आपकी जानना चाहूंगा। जैसे कि इस वक्त फलस्तीन और ये इसराइल का जो मामलात चल रहे हैं, तो आपकी जाती राय क्या है कि क्या जो इमाम मेहदी का वक्त है और इन सब चीज़ों पे इंसान सिर्फ डिपेंड होकर बैठा रहे, या फिर क्या ये चीज़ें करीब हैं या फिर नहीं?
ये तो देखें, इसके बारे में जो भी दावा करता है उसका दावा करना ही गलत है। ज्यादा से ज्यादा आप ये कह सकते हैं कि हाँ भाई हालात बड़े खराब आने वाले हैं, इमाम मेहदी का क्या क़यामत का वक्त करीब है, तो जाहिर है कि क़यामत से तो बहुत पहले इमाम मेहदी को आना है, हजरत ईसा को नाजिल होना है। तो आप महज कुर्बत की बात कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन जहां दुनिया में कोई हालात खराब हो और लोग ये कहने लगे कि भाई फला साल में आ रहे हैं, मुझे बड़ी हैरत है कि कुछ मोतबर उलमा ने 2026 की तारीख दे रखी है इमाम मेहदी के आने की। तो भाई ये जो तारीखें हैं ना, ये गलत है, ये इस्लाम के मिजाज के खिलाफ है, तो इसलिए हम इसके कायल नहीं है। हाँ, वक्त करीब है, जिस वक्त होगा अल्लाह ताला भेज देंगे। जी 2026 की दी हुई है तारीख? जी भाई, 2026 की कुछ लोगों ने दे रखी है। ओहो, उस वक्त तो मैं बड़ा बिजी हूँगा, तो थोड़ा मामला कुछ अगर एडजस्ट हो जाए, उलमा को कहें जरा आगे बढ़े, तारीख है, टिकट आगे का करा दे, आगे का करा दे टिकट। वो मौसम बड़ा खराब है उन दिनों में यार, कमाल हो गए जी। तो किसी मीडिया में किसी शख्स ने कह दिया था कि 226 में तो दुनिया खत्म है, उसमें पूरी मीम भी बन चुकी है। हाँ, तो पता नहीं क्या मसला है भाई लोगों का, उस पे एडिट बना हुआ है। जी जी जी। तो ये तारीख वारीखों का मिजाज इस्लाम का है ही नहीं। ठीक है, तो चलें, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अच्छा, ये कौन सा है? पहले मैं अब जो है ना आईडी चेक कर रहा हूं, उसके बाद ले रहा हूं। तो जी 80। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा एक सवाल वो थोड़ा सा मतलब हलाल हराम को लेकर था। फिक्की सवाल का जवाब नहीं दूंगा मैं। नहीं, फिक्की सवाल नहीं है, बस छोटा सा आप तो एक कमीशन का सवाल है। जैसे कि मैं माइनिंग कंपनी में इंजीनियर हूँ। फिक्की है? नहीं मतलब फिक्की नहीं हो, कैसे बोले इसको कि वो गवर्नमेंट के द्वारा मतलब जो पैसे आते हैं ना, और वो सारे ऑफिसर्स का बंधा हुआ होता है, तो वो हमको मिलना जरूरी है। मेरा जो सीनियर है वो यहाँ तक बोल दिया कॉन्ट्रैक्टर को कि सर नहीं मिलेंगे, तंजील भाई, तो उनको रख के चल जाना है टेबल। तंजील साहब, तंजीली नाम है ना आपका? जी हाँ। सवाल दारुल इफ्ता में लिखिए, पूरी मैंने सवाल Q&A पर पूछा था, तो उसमें तो जवाब नहीं है। आ जाएगा, नहीं तो कहीं और पूछ लीजिए। बहुत सारे दारुल इफ्ताओं की वेबसाइट्स हैं पूरी दुनिया में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जनाब साउथ अफ्रीका तक चली आ रही हैं। askimam.org पे पूछ लीजिए, बहुत सारी हैं जो जिनका काम ही है। हमारा काम ये नहीं है, तो हम अपने फिर उस मकसद से हट जाते हैं। वरना फिकी सवालों के जवाब हम देने बैठे तो पता नहीं कितने घंटों जो है स्ट्रीम चलती रहे। तो मैं इसलिए इस चीज को रिस्ट्रिक्ट करता हूं। आपका जवाब दे दिया तो कोई दूसरा आएगा, वो पूछ लेगा, तो इसलिए इसमें माजूर समझे। ठीक है, ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत। अच्छा, ये कौन है भाई? रूशी। हेलो जी भाई। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। हाँ, नमस्ते। मैं जस्ट ज्वाइन किया था कि आपका वो वॉर के बारे में आप चल रहा था कि ऑफेंसिव वॉर में अगर जस्टिफिकेशन होगा तो मेरा बेसिक सवाल ये है कि जो जस्टिफिकेशन होगा उसको जस्टिफाई का जो क्राइटेरिया होगा या फिर जो एक अथॉरिटी बोल ले, तो वो जस्टिफाई करने की अथॉरिटी किसके पास होगी? आपके नजदीक किसके पास होनी चाहिए? मुझे पूछेंगे तो वॉर तो होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो पॉसिबल नहीं है ना। देखें, वॉर तो कोई भी नहीं चाहता, लेकिन वॉर होती है, ये एक रियलिटी है। ठीक है, तो इसलिए क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसको तो छोड़ दीजिए। जब से इंसानी तहजीब हुई है, ह्यूमन सिविलाइजेशन, वॉर्स हो रही हैं, ये ह्यूमन सिविलाइजेशन का एक एसेंशियल पार्ट है। ठीक है, इसको तो आप छोड़ दें कि नहीं होनी चाहिए। मैं पूछ रहा हूं कि अब जब हो रही है और ऑफेंसिव वॉर अगर होगी तो उसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, आप बता दें। शोर बहुत आ रहा है। हाँ सॉरी, मैं रास्ते पे हूँ। हेलो जी। हाँ नहीं, मैं रास्ते पे हूँ ना, तो थोड़ा सा आवाज आ रहा है। अभी ठीक है? बोले। नहीं, हाँ तो उसमें मुझे डेंजर जो लगता है ना, वो इस बात का है कि अगर जस्टिफिकेशन, ठीक है, मैं समझ गया, बिल्कुल बात आपकी सही है कि ये बहुत खतरनाक चीज है, इसमें जस्टिफिकेशन कोई भी अपने एतबार से कर लेगा। मैं इसीलिए पूछ रहा हूं कि क्या जस्टिफिकेशन होनी चाहिए, आप वो बताइए ना, क्या मेयार होना चाहिए? मैं अगर आप आज के दिन हिसाब से पूछोगे तो वॉर जो होनी नहीं चाहिए, सैंक्शंस है, सैंक्शन से काम हो सकता है। पीस कीपिंग मिशंस होते हैं यूनाइटेड नेशंस के। चलिए सैंक्शंस, लेट्स टॉक, क्योंकि आर्मी है ना, क्योंकि दे आर अटैकिंग यू। रुक जाइए, लेट्स टॉक अबाउट सैंक्शंस।
आप किसी ऐसे मुल्क की मिसाल दें कि जहां पर यूनाइटेड नेशंस ने और पूरे वेस्ट ने, बल्कि पूरी दुनिया ने जबरदस्त सैंक्शंस लगा रखे हो। कोई एक मुल्क की मिसाल दीजिए। अभी जितना पता है उतना नॉर्थ कोरिया के साथ ही हुआ है। नॉर्थ कोरिया के साथ हुआ है। आपको पता है कि नॉर्थ कोरिया की अवाम की सूरत हाल क्या है? एक आदमी के जुर्म के नतीजे में आप पूरी कौम को सजा दे रहे हैं। उनके पास ना तो हेल्थ केयर का सही से निजाम है, ना उनके पास प्रॉपर रोड्स हैं, ना खाना है, कुछ नहीं है उनके पास, ना बिजली है। ठीक है, तो ये सैंक्शंस के नतीजे में। तो क्या आप कुछ लोगों की सजा पूरी कौम को देने को जस्टिफाई करते हैं? हम लोग उनको तो नेगोशिएशन टेबल पे लाना पड़ेगा ना, तो सैंक्शन से चालू करके उनको बोल सकते हैं ना। क्योंकि आपने 70 साल से तो सैंक्शन लगा रखे, अभी तक तो नेगोशिएशन टेबल पर वो आए नहीं। अब मैं आपको एक और दे देता हूं नॉर्थ कोरिया पे क्यों जाते हैं। इजराइल ने गजा के ऊपर सैंक्शन लगा दिया, बमबारी तो कर ही रहा है, सैंक्शन लगा दिया, ना पानी है, ना बिजली है, ना खाना है, ठीक है, ना फोन है, कुछ नहीं है। ये सैंक्शंस को आप सही समझते हैं? मैं सैंक्शन जो इंडिविजुअल लोगों पे होता है ना, उसका मुझे नहीं बोला मैं, जो रूलिंग क्लास होता है उनके ऊपर बता रहा हूँ मैं। सैंक्शंस होता ही सबके ऊपर है, सैंक्शंस कहते ही सबके ऊपर है। पूरे इलाके के ऊपर अगर आप सैंक्शन लगाएंगे तो उस इलाके में रहने वाला हर बंदा, हर बड़ा, हर छोटा, हर बच्चा और हर बीमार मुतासिर होगा। अब इजराइल ने सैंक्शन लगा दिए गजा के ऊपर, वहां बिजली नहीं है, तो जो 2-4 हॉस्पिटल्स हैं वहां पर जो मरीज है उनका ना तो ऑपरेशन हो पा रहा है, ना ऑक्सीजन मिल पा रहा है, लोग तरह तरह के मर रहे हैं। तो क्या आप इस सैंक्शंस को दुरुस्त समझते हैं? ऐसे देखिए, ये एक सिंगल सिल्वर बुलेट सॉल्यूशन तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड इश्यू है। तो सैंक्शन के साथ आपने नॉर्थ कोरिया की मिसाल दी, मैंने उसके भी जवाब दे दिया। मैंने फलस्तीन की मिसाल दी, जब आप कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं एक और मिसाल दे देता हूँ। चले मैं एक और मिसाल देता हूँ, तीसरी मिसाल देता हूँ सैंक्शन की। पूरी दुनिया ने अफगानिस्तान के ऊपर सैंक्शन लगा दिया, ठीक है, उसको कोई तस्लीम नहीं कर रहा है, सिर्फ एक मुल्क है चाइना जिसने उसको तस्लीम किया है। वहां पर अगर जलजला आता है तो कोई पूछने वाला नहीं, कोई उनको अच्छा, उनके पैसे कब्जाए में बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि उनके पैसे हैं अमेरिकन बैंकों के अंदर जमाए, लेकिन अमेरिका रिलीज नहीं करता, आधे तो बांट भी दिए। ठीक, तो अब जब ये सूरत हाल है तो क्या ये सैंक्शन उस पूरी कौम के ऊपर लगाना दुरुस्त है? देखिए, मेरा गाइडिंग नॉट सर पहले से यही रहेगा, क्योंकि वॉर नहीं होनी चाहिए। वॉर में लोग मरते हैं, फिर वो कोई भी हो, बच्चे अनाथ होते हैं वहां पे। भाई, तो हमको मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि वॉर को कोई भी ये नहीं कह रहा है कि वॉर होनी चाहिए, हम तो लड़ेंगे इसलिए कि हमें लड़ना है, ऐसा कोई नहीं कह रहा। दुनिया में कोई भी माकूल आदमी इस बात का कायल नहीं है। आपने आकर हमसे ये पूछा कि ऑफेंसिव वॉर को जस्टिफाई कैसे किया जाए। हम जो भी कहेंगे वो आपके नजदीक गलत होगा, लिहाजा आप बता दें कि कैसे करें। से अलग अलग कंट्री का अलग अलग सॉल्यूशन होगा ना, तो उसके लिए अगर हम एग्रेशन दिखाएंगे तो फिर वो जो पार्टी को हम ट्राइंग टू उनको कन्विंस करना चाह रहे हैं, तो वो लोग, उनको जस्टिफिकेशन मिल गया कि ये मेरे को अटैक कर सकते हैं इफ वी डोंट एग्री टू दिस सैंक्शंस। तो अगर हम वो टेबल से ही हटा दे कि वॉर होगा, तो थोड़ी तो बात आगे बढ़ेगी ना। तो नेगोशिएशंस आर द ओनली वे, ये लड़ाई झगड़े से नहीं होगा काम। अच्छा, एक बात बताइए, इस दुनिया में, जिस दुनिया में मैं और आप इस वक्त सांस ले रहे हैं, इस पूरी दुनिया में जंगों का सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? अभी तो डिपेंड्स अपॉन कौन सी वॉर की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो कोई सी भी वॉर ले लीजिए, चाहे वो आपके महल्ले में ना हो, क्यों ना हो रही हो, उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार बताइए कौन है? वो उस टाइम की जियोपॉलिटिक्स का होगा ना, वहां पे जो कंडीशंस होगी उसके हिसाब से होगा ना। नहीं, क्योंकि वो साउथ अमेरिका में भी वॉर्स हुए हैं ना। आप जो है वो इन एन एब्सोल्यूट मैनर वॉर को रिजेक्ट कर रहे हैं कि वॉर नहीं होनी चाहिए, लेकिन हो रही है। अब इस वॉर का जिम्मेदार कौन है सारी दुनिया में? अभी जहाँ पे पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो ये अमेरिका बीच में सब तरफ इंपीरियलिज्म कर रहा है, तो उसके वजह से तो एग्रेशन कम होना चाहिए ना उनसे। तो इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि जो वॉर है ना, वो उसको टेबल से हटा दो। है कि जो वेपन बनाने वाले मुल्क हैं वो सारे के सारे वॉर्स के जिम्मेदार हैं, क्योंकि अगर जंगें नहीं होंगी, हथियार नहीं बिकेंगे, हथियार नहीं बिकेंगे तो इकोनॉमी नहीं चलेगी। बाज मुल्कों की 60 to 70% इकोनॉमी सिर्फ हथियारों के ऊपर डिपेंड करती है। तो भाई, जो मुल्क हथियार बना रहे हैं
उनमें मुस्लिम ममालिक तो अब आना शुरू हुए हैं कि तुर्की ने ड्रोन्स बनाने शुरू किए अब जाकर, वरना हथियारों की मार्केट के ऊपर तो वेस्ट का कब्जा है। तो अब बताएं कौन जिम्मेदार है जंगों का? गोरिल्ला वॉर कहीं होती है? मुझे एक बात बता दीजिए आप, छोटी सी मैं आपसे बात पूछता हूं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको सारी दुनिया दहशतगर्द मानती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन XYZ, उसके पास कलाशिनकोव है, उसके पास रॉकेट लॉन्चर्स हैं, उसके पास और भी वेपनरी है, वो खुद तो बना नहीं रही है, कहां से आई? कलाशिनकोव बनाने वाला मुस्लिम मुल्क नहीं है, रशिया है। रॉकेट लॉन्चर्स गैर मुस्लिमों के साथ हैं। तो भाई ब्लैक मार्केट में वही मुल्क जो है उस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, जिसको टेररिस्ट कह रखा है, उसको आप हथियार बेचते हैं और उसके बाद ये कहते हैं कि मासूमों को जान ले रहे हैं। भाई हथियार बेचते क्यों हो भाई तुम? नहीं, ये तो आपकी बात सही है, क्योंकि ये सिंपल साइकिल है। पता है होता क्या है, जितनी भी वेस्टर्न या ईस्टर्न मार्केट्स है ना इस वक्त, रशिया या यूएसए, जो मतलब एडवांसमेंट है इनकी आर्म्स एंड एम्युनिशन में, ये हर दिन एक नई से नई चीज बनाते हैं और अपनी आर्मी को देते हैं। जो पुराना माल है वो कहाँ जाएगा? उसको बेच देते हैं ब्लैक मार्केट में। सीधी सी बात है, सीधा बिजनेस है। अच्छा, इसीलिए तो पूरी दुनिया को एटम बम चलाना सिखाया किसने? मुसलमान ने? नहीं, मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ ना कि जैसे आप जैसे लोग हैं ना, तो हम लोग अभी से उनको बोल दे कि भाई कि वॉर इज नॉट एन ऑप्शन। तो जैसे आपने सही से पकड़ा कि ये जो वेपन्स बनाने वाले कंट्रीज है जो कंपनीज है, ये एब्सोल्युटली राइट है। जहाँ पे जाइए उन्होंने ये पूरा सप्लाई कर दिया, उनके पास आते ही कैसे। सो द क्वेश्चन इज करेक्ट, आपका आर्ग्यूमेंट करेगा कि इट्स ऑब्जेक्टिव है, वो फैक्ट बेस्ड है। तो हमको उसी एंगल पे जाना होगा ना कि जैसे आप बोल रहे कि उनको हम अटैक करेंगे ना, टारगेट करेंगे। तो लोगों का जो एक्टिविज्म होना चाहिए आपके पास से कि ये होना चाहिए कि भैया नो वॉर। तो ये जो रूट कॉजेस है, जैसे आपने सही बोला, तो हम उसके ऊपर बात करें। क्योंकि अब हम वॉर की बात करेंगे, जस्टिफाई करेंगे ना, तो इसका जो मैं बोल रहा हूँ ये वेरी स्लिपरी स्लोप कि लोगों के पास वो जस्टिफिकेशन जाता है, तो उससे कैसे परसेप्शन बनता है। तो हम लोग आपने सही पकड़ा कि जो जहां से आ रहा है, जो मूल रूट कॉज है, हम लोग उस पर ही कर देना काम। ठीक, तो अग्रेशन दिखेगा ही नहीं। तो अभी नेटो का क्या हो रहा है, वो नेटो से अग्रेशन दिख रहा है रशिया को, दैट्स व्हाई दे इन्वेडेड। तो अग्रेशन टोटली निकाल देंगे ना टेबल से। एक मिनट, ये आमिर भाई कहाँ चले गए? आमिर साहब आप हैं? शायद इनको एक्सेस है ना? एक्सेस तो है, लेकिन जगह उनके लिए बनानी पड़ेगी। ये एक मैं देख रहा हूँ, लेकिन डिवाइस नॉट कनेक्टेड बता रहा है। वो शायद अपना ऑडियो चेंज कर रहे होंगे, शायद अपना वो ना डिवाइस को चेंज मत कर रहे होंगे। अच्छा, ठीक है। अच्छा ऋषि साहब, जो आप बता रहे हैं ना, इसको बोलते हैं यूटोपिया। ये कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा है। नहीं सर नहीं सर, मैं आई एम नॉट यूटोपियन। मैं वैसे प्रैग्मेटिस्ट हूँ, रियलिस्टिक भी हूँ। मुझे पता है कि लोग सभी नहीं मानने वाले, लेकिन हमको वैसा परसेप्शन क्रिएट करना पड़ेगा ना, तो वर्क टुवर्ड्स दैट, तभी तो काम होगा ना। मैं लास्ट कमेंट दे रहा हूं, उसके बाद अगर आमिर भाई कुछ कहना चाहेंगे तो कुछ कहेंगे, वरना फिर इसी तरीके से ये टॉपिक ड्रैग होता रहेगा, लंबा टाइम लग जाएगा। आप अपना म्यूट कर लीजिए, चूंकि बहुत शोर आ रहा है आपकी तरफ से। साहब जी, तो आपने हमसे आकर एक सवाल किया, और ये सवाल ये था कि ऑफेंसिव वॉर को जस्टिफाई करने का क्या क्राइटेरिया है। मैं वो बता देता हूं। कुरान ने और हदीस ने, दोनों को मिलाकर हमें दो क्राइटेरिया ऑफेंसिव वॉर के मिलते हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया है फसाद फिल अर्ज। फसाद फिल अर्ज के माने आते हैं करप्शन इन द लैंड ऑफ गॉड, कि अगर कोई मुल्क पूरी खुदा की जमीन में, ताकि जमीन तो खुदा की बनाई हुई है, कहीं भी हो वो, अगर वो करप्शन फैला रहा है, और करप्शन का मतलब सिर्फ पैसे लेना, रिश्वत लेना नहीं है, बल्कि उसने अपनी अवाम को उनके जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं उनसे महरूम किया हुआ है, तो अब दूसरे मुल्कों की जो पावरफुल हैं उनकी ये जिम्मेदारी है कि वहां बैठे हुए जो हाकिम हैं या वहां जो हुकूमत में लोग मौजूद हैं उनको खत्म करे, उनको हटाए, और एक नई गवर्नमेंट या अपने अंदर मिलाए या नई गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश करे, ताकि वहां की जो अवाम है उनको उनके बेसिक राइट्स मिल सके। मसलन अगर आप नॉर्थ कोरिया के ऊपर ये कहें कि भाई नॉर्थ कोरिया के ऊपर हमला होना चाहिए क्योंकि वहां के हाकिम ने अपनी अवाम के ऊपर जुल्म किया हुआ है, बिल्कुल होना चाहिए, हम सपोर्ट करेंगे। अगर वेस्ट हमला करेगा तो हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन वेस्ट ने आज तक ये हमला किया नहीं है। क्यों नहीं किया, वो एक अलग तारीख है। तो पहला क्राइटेरिया ये है। दूसरा क्राइटेरिया है ईवल। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से जो शख्स बुराई को देखे, ईवल को देखे, मन रआ मिनकुम मुनकरन, और उसके पास फोर्स है, तो फिर वो अपनी उस फोर्स को इस्तेमाल करके, ताकत को इस्तेमाल करके उस ईवल को रोके। अब ये फोर्स किसी आदमी के पास तो होती नहीं है इनफिरादी तौर पर, इंडिविजुअल।
फोर्स और ताकत होती है हुकूमतों के पास। तो अगर वो हुकूमतें ये देख रही हैं कि फला जो हुकूमत है या फला जो मुल्क है वो ईवल फैला रहा है, और ईवल से मुराद ये नहीं है कि मैं जिसको ईवल समझ रहा हूं या आप जिसको ईवल समझ रहे हैं, ऑब्जेक्टिवली अगर कोई चीज ईवल है उसको मसलन वो अगर फैला रहा है, तो फिर अब एक मुल्क को यह हक होता है कि वो उस मुल्क में जाकर वहां के मामलात को सुधारे। ये दो क्राइटेरिया हैं ऑफेंसिव वॉर के। बाकी वॉर तो नहीं होनी चाहिए, हम तो चाहते ही नहीं है कि वॉर हो, कहीं भी सारी दुनिया पीस के साथ, अमन के साथ, सुलह आश्ती के साथ रहे, यही हर इंसान की तमन्ना होती है। कोई भी आदमी ब्लड शेड नहीं चाहता, क्योंकि जब ब्लड शेड होगा तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ दुश्मन के मरते हैं, अपने भी मरते हैं। तो आई एग्री विद यू ऑन दिस, लेकिन बहरहाल वॉर जो है वो एक ह्यूमन सिविलाइजेशन की इसेंशियल पार्ट है। कोई भी तहजीब, चाहे किसी भी दौर की आप तहजीब उठाकर देख लें, वो जंगों के अंदर इन्वॉल्व रही है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ऐसी बात करने से कोई फायदा नहीं है कि भाई हम वॉर के अगेंस्ट हैं। वो हैं, वॉर हो रही है, अब क्या करें। ठीक है भाई, आमिर साहब आप इस पे कुछ ऐड करना चाहेंगे? आमिर भाई आप मौजूद हैं? नहीं हजरत, पहले तो मुझे ये बता दें, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है जी। अच्छा, मेरे लिए ना असल में पता नहीं, इंटरनेट जो है वो बड़ा एक स्टेबल इंटरनेट नहीं मुझे शो कर रहा, तो बार बार आवाज चली जाती है और बार बार आ रही थी। तो मैंने रीज्वाइन करने की भी कोशिश की है, मगर अभी भी थोड़ा फोन के ऊपर ये हो रहा है, लैपटॉप पर ऐसा नहीं हो रहा। तो लेट्स सी। मगर ये है कि मैंने जितनी बात है आपकी ऑन एंड ऑफ सुनी है, मेरे ख्याल से इसमें ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। बड़ी जबरदस्त आपने कुछ मिसालें दे दी हैं प्रैक्टिकली सैंक्शंस के बावजूद कि क्या हुआ। चलें जी, ठीक है ऋषि साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मुझे लेने के लिए। ठीक है, थैंक यू। अच्छा भाई, हमारे साथ हैं अबू शाकिर साहब। आपका डिवाइस कनेक्टेड नहीं है, उसको कर लीजिए, तो फिर इंशाल्लाह मैं आपको ले लूं। क्यों ये वाली आप डीपी लगा कर आ गए? ऑस्ट्रेलिया घूमने गए हैं शायद। जी अबू शाकिर। कैंगारू है ना? हाँ जी मुफ्ती साहब, क्या हाल चाल है? बस ठीक है मुफ्ती साहब। आपकी मैंने सुनी बातें, ये जो करंट सिचुएशन है इजराइल के बारे में, मैं चाहता हूँ कि मैं भी अपने 2 सेंट्स दे दूं इसके बारे में, अगर आप इजाजत दें। ये डीपी किसी इजरायली सोल्जर की तो नहीं है? मुझे कुछ शबाहत सी आ रही। नहीं मुफ्ती साहब, ये बेर है, बेर। अच्छा, ठीक। रिच। जी। तो 2 मिनट के लिए, 2 मिनट में मैं अपना मौक़िफ़ दे देता हूँ कि हमने ये कहानी सुनी है कि जो आप बीजते हैं वही आप पैदा करते हैं। सही बात है, बिल्कुल। ये जो इजराइल ने 70s में हमास को खुद तैयार किया था, वो बोगे वो काटोगे। जी। ये खुद उन्होंने हमास को, फतह जो एक मॉडरेट ग्रुप था, उनको डिवाइड करने के लिए तैयार की। ठीक है। तो अभी ये उनके गले पड़ गए हैं। ठीक। तो कम से कम उनको जिम्मेवारी खुद पे भी लेनी पड़ेगी कि जो वहां पे हो रहा है उनकी भी जिम्मेवारी होनी चाहिए, और हमें भी ये कहना चाहिए कि देखिए आपकी भी जिम्मेवारी है इसमें जो ये हो रहा है। ठीक, चले, ये तो आपका अपना तफसीर आ गया, मैं इस पर कोई एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट नहीं करूंगा। नहीं, मैं अपना दे रहा हूँ, आपकी तो सुन लिया मैंने बात। चले, अब मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, क्योंकि एक और अभी मुझे 1 मिनट दीजिए, पूरी बात कर लीजिए, कोई ज्यादा देर नहीं लूंगा। दूसरी बात यह है कि ये जहाँ पे वो जिस तरह के वहां पे बम गिराए जा रहे हैं, बिल्डिंगें तबाह की जा रही हैं, मैं उसके सख्त खिलाफ है। गुड, ये नहीं होना चाहिए। ठीक, ये छोटा सा मेरा मौक़िफ़ है। तो आप बहुत अच्छा लगा कि आपने जो है वो इंसाफ के साथ खड़े होने की जुर्रत की। बहुत बड़े बड़े लोगों को देखा है हमने कि इस मौके पर उनकी कश्ती डावाडोल हो जाती है। तो खैर चलें, आपने इंसाफ का साथ दिया, अच्छा लगा। तो अब मैं आपसे एक सवाल ये कर रहा हूं कि ये सारा जो बखेड़ा खड़ा हुआ है, जिसकी चाहे आप इधर से मजम्मत करें कि उधर से मजम्मत करें, इट्स अ डिफरेंट केस, लेकिन जो सारा बखेड़ा खड़ा हुआ है वो इसलिए हुआ है कि ब्रिटेन ने वहां पर यहूदियों को लाकर बसाना शुरू कर दिया और ये कहा कि भाई ये आपकी प्रॉमिस्ड लैंड है, हम आपको यहाँ हुकूमत बनाकर देंगे, और अरबों की जमीनें कब्जा करके उनको दूसरी तरफ जमीनें देनी शुरू कर दी। तो क्या इसको आप दुरुस्त समझते हैं? नहीं, मैं दुरुस्त नहीं समझता। ठीक है, बात खत्म। मैं दुरुस्त नहीं समझता। वो लाइक प्रॉब्लम जो है हॉलोकॉस्ट की हुई थी, अगर आपने देना ही है
तो या तो उनकी रजामंदी से, भाई जर्मनी में देते ना।